एवरीवन, माय क्यूट लिटिल वांगशियन फैमिली वांट टू बी क्वीन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लान पैलेस में योन हिना पागलों की तरह हंस रही थी एंड देन वो बोल रही थी कि मैं जल्द से जल्द उस बिच को मरा हुआ देखना चाहती हूँ। मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए उसके डेड फेस को। इधर जिंगशी में नौकरानी वांगजी के सामने घुटनों के बल बैठी थी। वहीं वांगजी अपनी तलवार पर अपने हाथ मल रहा था। यह देखकर नौकरानी का शरीर कांप उठा। वह बुरी तरह से रो रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसके मौत करीब है, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन के लिए भीख मांग रही थी। वांगजी ने अपनी तलवार नौकरानी की ठोड़ी पर रखी और उसे अपनी ओर देखने पर मजबूर किया, जिसकी आंखों में मौत का बिल्कुल खौफ था। वह मरना नहीं चाहती। वह जानती है वांगजी से जीवन की भीख मांगना बेकार है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करेगी। वह खुद को बचाने के लिए कुछ भी करेगी, भले ही इसका मतलब अपने मालकिन को धोखा देना ही क्यों ना हो। नौकरानी ने रोते हुए कहा, कृपया मेरी जान बख्श दे किंग। मैं मजबूर थी। मैं लेडी वीन को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। प्लीज़ मेरी जान बख्श दे किंग। वांगजी ने डेविलिश स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें छोड़ दूँ, अच्छा आइडिया है। वहीं नौकरानी झुककर बार बार प्रणाम करते हुए बोली, धन्यवाद माँ किंग, धन्यवाद धन्यवाद। वहीं चेंग जो उस नौकरानी को देख रहा था, उसने अपने मन में कहा, बेवकूफ। वांगजी ने विक्ट स्माइल के साथ कहा, बस मुझे बताओ कि किसने तुम्हें विंग को नुकसान पहुंचाने का आदेश दिया। वांगजी ऐसा ही है। वह एक शैतान है, लेकिन किसी को मारने से पहले वह खुद को एक फरिश्ता बना लेता है और इससे उसे अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। इससे किसी को मारने में और मज़ा आता है। नौकरानी को यह सोचकर पागलों की तरह मुस्कुराई कि उसकी जान बच जाएगी, और उसने अपराधी का नाम उगलने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। उसने रोते हुए सुस्कियाँ लेते हुए कहा, ये लेडी हेना थी किंग, लेडी योन हेना थी। वांगजी ने एक डेविलिश स्माइल की और चेंग को इशारा किया। जियांग चेंग ने सिर हिलाया और वह नौकरानी की ओर चला। चंगशा ने नौकरानी की गर्दन को पकड़ा और उसे वहां से खींच कर ले गया, जबकि नौकरानी फिर से रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने गड़बड़ कर दी। अब वह नहीं बचेगी। किंग उसे मार डालेंगे, यह स्पष्ट था। वहीं जैस्मीन पवेलियन में विंग शांति से अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ खाना खा रहा था, जब सिजोई उसके सामने बैठा हुआ था। खैर, यह लड़का पीछे से मुख्य दरवाजे बिना किसी को पता चले विंग के कमरे में आया है। सिजोई विंग को उन आंखों में देख रहा था जो कह रही थी कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझसे कुछ नहीं छिपा। सिजोई ने कोल्ड टोन में कहा, आपको पता था ना कि खाने में जहर है? विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ। सिजोई ने कोल्ड टोन में हुआ, फिर आपने उपपत्नी हेना को क्रोधित करके उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। विंग ने उसकी ओर देखे बिना ही कहा, जो सोचना है सोचो। और उसने अपने मन में कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जाल में फंसने के बाद कबूल कर लूँगा? अయ్यो, मैं तुम्हें अपने भले के लिए बेहतर जानता हूँ। सिजोई के पास लोगों को अपने पक्ष में करने की एक और तरकीब है। वह लोगों से उनके अपराध कबूल करवाता है और उनके खिलाफ सबूत जुटाने की पूरी कोशिश करेगा और फिर उन्हें अपने मोहरे के रूप में इस्तेमाल करेगा। लेकिन यह बच्चा नहीं, पता नहीं कि उसकी माँ ने किताब पढ़ रखी है। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते लिटिल सिट। अब जाओ और मुझे शांति से खाना खाने दो। सिजोई खड़ा हुआ और पीछे के दरवाजे से निकल गया। विंग ने इंग्लिश में कहा, It's sometimes so annoying to be so brilliant. अगली सुबह रॉयल कोर्ट में वांगजी डरावने चेहरे के साथ सिंहासन पर एक गहरी आभा से बैठा था। हॉल में घुटन सी हो रही थी। लॉर्ड एओन और एओन परिवार के युवा वांगजी के सामने खड़े थे। वे नहीं जानते कि वांगजी ने अचानक उन्हें रॉयल कोर्ट में पूरे एओन परिवार से क्यों मिलना चाहता है। हेना भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन उसके मन में अलग ही विचार आ रहे थे। वे सोच रही थी कि विंग अब मर चुका होगा और राजकुमार की जिम्मेदारी किसी और उपपत्नी को मिलनी चाहिए। उपपत्नी म्याम्या को सजा मिली है, तो क्या वह जिम्मेदारी देने के लिए सबसे उपयुक्त नहीं है?
तभी वांगजी ने कोल्ड टोन में कहा, उसे अंदर लाओ। वांगजी के आदेश पर दो रक्षकों से घिरी एक नौकरानी कोर्ट के अंदर दाखिल हुई। उसकी दयनीय हालत सबको पता लग रही थी कि उसने जरूर कुछ अच्छा में काम किया होगा। अपनी सोई नौकरानी को देखकर हिना की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वांगजी ने जिस तरह से उसे पकड़ा है, हिना की आंखें अब चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि यहाँ उसे क्यों बुलाया गया है और उसके पैरों ने जवाब दे दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नौकरानी ने हिना को देखा और सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि हिना ने उसे क्या करने का आदेश दिया था। चलो, वह अकेली नहीं मर रही। अगर वह नीचे जाती है तो वह हिना के पैरों को पकड़ लेगी और उसे अपने साथ नीचे खींच लेगी। लॉर्ड हियोन ने आंखें अपनी बेटी के कामों को देखते हुए चौड़ी हो गई। इसलिए नहीं कि वह गलत थी, इसलिए कि वह अदालत में अपनी सारी शक्ति खो सकता है। एक तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज गई जब लॉर्ड हियोन ने अपनी प्यारी बेटी के गालों पर जोर से थप्पड़ मारा और उसके ओठों से खून बहने लगा। हिना जमीन पर गिर गई और उसने वांगजी की ओर देखते हुए कहा, नहीं नहीं, प्लीज किंग, अब मुझ पर भी करिए। आप इस दासी पर भरोसा नहीं कर सकते किंग। मैंने ऐसा नहीं किया। वो रोते हुए चिल्ला रही थी। वही चिंग अपनी आंखों को बंद करते हुए बोला, अपने आंसू मत बर्बाद करो क्योंकि यह काम नहीं करेगा। वहीं वांगजी हंसा। वांगजी अंधेरे में हंसता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है जब लोग उससे भीख मांगते हैं, उससे दया की भीख मांगते हैं। उसे बस उन दयनीय व्यक्तियों को देखना अच्छा लगता है, अपराधियों की दयनीय स्थिति, या जो वांगजी को परेशान करते हैं। वांगजी ने कोल्ड टोन में कहा, अब आप मेरी पत्नी नहीं है लेडी हियोन। हिना ने कांपते हुए कहा, योर मैजेस्टी। तभी वांगजी ने कोल्ड टोन में कहा, और दूसरी बात, आपको अपने अपराधों के लिए जीवन भर जेल की सजा दी जाएगी। हिना ने रोते हुए कहा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए किंग। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ क्यों। मैं बुरी तरह से रो रही थी। तभी वांगजी ने कोल्ड टोन में कहा, गार्ड, इसे ले जाओ। 2 गार्ड अंदर आए और हिना को वहां से खींचते हुए, जो जाने को तैयार नहीं थी और माफी के लिए रो रही थी, जबकि वांगजी सुनने के लिए बहरा था। वह लॉर्ड हियोन को देखता जो क्रमशः झुक रहा था और अपनी बेटी के गलत कामों के लिए बहुत दुखी था। वांगजी ने अपने हाथ में तलवार लिया और सिंहासन से नीचे चला। वह लॉर्ड हियोन के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों से आंखें मिलाई। लॉर्ड हियोन हाँफने लगे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने महसूस किया कि तेज तलवार पूरी तरह से उसके पेट में है। वांगजी के कपड़ों पर खून के छींटे थे। उसकी पूरी तलवार पर खून लगा था। जैसे ही वांगजी ने उसके पेट से तलवार बाहर निकाली, लॉर्ड हियोन के मुंह से भी खून निकल आया। कोर्ट रूम में सभी हाँफने लगे और नीचे देखने लगे। वांगजी ने खुलेआम किसी को मार डाला और कोई कुछ नहीं कह सका, ना ही कोई आवाज उठा सकता, क्योंकि वांगजी ऐसा ही है। वह अपना मॉन्स्टर रूप दिखाना नहीं भूला, क्योंकि बीइंग उसके जीवन में आया, उसने तब से अपना ये रूप नहीं दिखाया। लेकिन वह एक क्रूर रक्त पिपासु राक्षस के रूप में अपनी पहचान नहीं भूला। वांगजी एक ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर की तरह है। उसने खून से भरी तलवार को स्निफ किया। देन उसने खुशी से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे फिर से ताज़ा महसूस हो रहा है। वहीं चेंग मानसिक रूप से अपने आप से लड़ रहा था। प्लीज़ इस ब्लड को लीक मत करना, प्लीज़। तभी वांगजी ने अपनी टंग को बाहर किया। वहीं चेंग अंदर से चीख उठा, नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो, ये कितना डिस्गस्टिंग है। पर वांगजी ने उस तलवार को थोड़ा सा लिक किया। वांगजी ने अपना मुंह बनाया और कहा, यह बहुत बेस्वाद और फीका है। क्या इसने अपने जीवन भर में सिर्फ चावल का सूप खाया है? वहीं चेंग अपना मुंह बना रहा था और अपने मन में कहा, कम से कम उसने खून तो नहीं पिया तुम्हारी तरह, पागल मॉन्स्टर। वहीं हैनुअल, जो अपनी जगह पर बैठे बैठे सब कुछ देख रहा था, उसने अपने मन में कहा, मुझे आज कोर्ट नहीं आना चाहिए था। मैं आज क्यों आया? वो अपने ही लिए निर्णय पर पछता रहा था।
वहीं सिजोई जो ये सब देख रहा था वो अपने मन में कहा, ये करना इंटरेस्टिंग लग रहा है। वहीं चिंग अपने मन में कह रहा था, क्रेजी बिच। वांग जी शाही दरबार से बाहर चला और गलत कामों के सारे सबूत फर्श पर छोड़ गया। अपनी खूनी तलवार और अपनी सफ़ेद खूनी लाल शाही पोशाक पहने हुए वांग जी अपने घोड़े पर बैठा और जैस्मिन पवेलियन की ओर चल गया, जबकि उसके अंगरक्षक जंग शाह के साथ पीछे पीछे उसका पीछा कर रहे थे। वांग जी जैस्मिन पवेलियन के सामने रुका और अपने घोड़े से उतर गया और वो पवेलियन के अंदर गया। खूनी सम्राट को देखकर हर कोई डर से कांप उठा। जैसे ही वांग जी विंग के कमरे के अंदर गया, सभी तुरंत उसके सामने घुटने टेक दिए। वहीं विंग साइड में बैठे कर अपनी किताब पढ़ रहा था। विंग ने एक मॉडर्न तरीके से ड्रेस पहन रखी थी। वह एक आधुनिक व्यक्ति की तरह कपड़े पहनना चाहता था। फिर वह आज के लिए ग्राउंडेड भी है, इसलिए वह कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि कोई भी उसे इस तरह नहीं देखेगा। विंग ने वांग जी को देखा और झुक गया, जबकि उसकी आंखें सामने खड़े वांग जी को देखकर चौड़ी हो गई, खूनी तलवार के साथ उसके खूनी हाथ। विंग ने अपने मन में कहा, यह स्पष्ट रूप से लिखा था कि यह एक ब्लड थ्रस्टी मॉन्स्टर है। इसके नरम व्यवहार से मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैं इसे इस तरह देख रहा हूँ तो यह बहुत ही डरावना लग रहा है। विंग काँप रहा था। विंग काँपने लगा जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की। उसके पिछले जीवन की यादें उसके सामने घूम गईं। खून से लथपथ एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था और फिर से उत्तेजित हो गया। उसका शरीर कांपने लगा। वह पूरी तरह से पसीना बह रहा था। विंग की शारीरिक गतिविधियों का डर बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं हुआ क्योंकि उसने खुद के लिए वांग जी पर भरोसा किया। वह नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसके दिल ने उसे कहा कि यह आदमी भरोसा नहीं तोड़ेगा और भरोसा विंग के लिए सब कुछ है। विंग ने अपनी आंखें बंद की और अपने आप से कहा, सावधान, खून को मत देखो। वांग जी ने अपने सर को झुकाया। वांग जी को अचानक खून की प्यास की तीव्र इच्छा महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसके अंदर का मॉन्स्टर जाग रहा है और वह जानता है कि केवल एक ही व्यक्ति उसे शांत कर सकता है। वांग जी विंग की ओर चला और उसके बालों को कस कर पकड़ लिया, जबकि विंग ने अपनी आंखें खोली और सीधे वांग जी की आंखों में देखा। जब तक वह खून नहीं देखता तब तक उसे कुछ नहीं होगा, है ना? और उसे खून से डर नहीं लग रहा, वह बस डरा हुआ है। लेकिन हाँ, वह वांग जी पर भरोसा तो कर सकता है। वांग जी ने विंग के ओठों पर किस किया और विंग ने वांग जी की ड्रेस पर अपनी पकड़ बना ली। वांग जी विंग को एक पैशनेट किस करने लगा। वांग जी ने ड्रेस के साथ लगे मोती के हार को पकड़ लिया और उसे फाड़ दिया। जैसे ही मोती जमीन पर गिरे, उन्होंने एक सुंदर धुन बनाई। वांग जी ने विंग को लकड़ी की दीवार से बनाया की ओर दबाया और उसके चेस्ट पर हाथ डाला और उसे पीछे से किस करना स्टार्ट कर दिया। वांग जी ने विंग के निप्पल को पिंच किया। विंग ने जोर से मौन किया। विंग के मौन के साथ ही वांग जी ने विंग को आज़ाद किया। विंग भारी सांस लेते हुए दीवार पर झुक गया और अपनी सांस को शांत करने की कोशिश करने लगा, जबकि वांग जी ने विंग की कमर के चारों ओर अपने हाथ को लपेटा और उसकी गर्दन पर अपनी भारी सांस लेते हुए कंधे पर झुक गया। उसकी गर्म सांसें विंग को संवेदनशील गर्दन से टकरा रही थी, जिससे विंग बहुत धीमी आवाज में कह रहा था। वे कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति में थे। वांग जी कुछ भी नहीं कर रहा था और इससे विंग को लगा कि अचानक क्या हुआ। वह कामुक सम्राट कुछ कर क्यों नहीं रहा है? विंग ने शर्माते हुए पूछा, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे किंग? वांग जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, क्यों, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फक करूं एंड तुम्हें महसूस कराऊं कि तुम 9वें आसमान में हो? वांग जी की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर विंग ने ब्लश किया और कहा, तो? वांग जी ने चकल किया। देन उसने सॉफ्टली कहा, विंग, मैं कुछ भी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि तुम श्योर हो। मैं कोई सेक्स क्रेजी बास्टर्ड नहीं हूँ जो तुम्हारी हेल्थ को इग्नोर करूँगा। मुझे पता है कि इंटरकोर्स करना सब कुछ है, इससे हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है। विंग ने सॉफ्टली स्माइल किया। उसका दिल मेल्ट हो गया। वांग जी ने जो कहा उसे सुनकर विंग का दिल खुश हो गया।
तो एक हॉर्नी सम्राट इतना ख्याल रखने वाला है और समझदार भी हो सकता है। विंग ने धीरे से मुस्कुराया और वांगजी के कंधे पर हाथ रखा और उसे गले लगा लिया। आपके साथी को थोड़ी सी देखभाल करके आपके दिल को खुश कर सकती है। विंग ने आज इसका अनुभव किया। वह इस सम्राट के साथ और भी अधिक प्यार में पड़ गया बिना यह एहसास किए। वांगजी ने विंग की ओर देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मेरा कैरेक्टर पसंद नहीं है? विंग ने वांगजी की ओर देखते हुए अपने मन में सोचा, इसका मतलब क्या था? उसने मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप किसी इनोसेंट को सजा नहीं देंगे। फिर उसने अपने मन में कहा, सिर्फ अपने बच्चों को। तो वांगजी ने पूछा, तो फिर तुम इतना डरे क्यों? विंग ने अपना सर को नीचे करते हुए कहा, मुझे ब्लड से डर लगता है। इधर रॉयल कोर्ट में सभी मंत्री सिजोई के साथ बाहर दरबार से बाहर आए। सिजोई दूसरी ओर, जबकि मंत्री दूसरी ओर चलने लगे। सिजोई लापरवाही से चल रहा था, लेकिन फिर वह रुक गया जब उसने अपने दिल में दर्द महसूस किया। उसने अपना हाथ दीवार पर रखा, जबकि उसके सूरवीर और अंगरक्षक उसे चिंतित रूप से देख रहे थे। सिजोई की सांसें भारी हो गई, उसके गाल लाल हो गए और उसके शरीर में जलन सी महसूस हुई। सिजोई ने दवा खोजा, लेकिन अपनी थैली को छुआ तो उसे महसूस हुआ कि वह दवा भूल गया है। सिजोई ने अपने सूरवीर और अंगरक्षकों को आदेश किया कि वो उसका पीछा न करें और वह दरबार के पिछले दरवाजे से शाही मंडप की ओर चला। सिजोई की भारी सांसें लेते हुए जमीन पर बैठ गया, जबकि वहाँ एक और व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं था। वहीं वे निंग उसकी ओर देखते हुए अपने मन में कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसकी पहली रट है? क्या मुझे जाकर इसकी मदद करनी चाहिए? उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, लेकिन फिर भी अगर मैं वहाँ गया तो इसे मेरे बारे में पता चल जाएगा। वहीं सिजोई दीवार के सहारे खड़े होने की कोशिश कर रहा था। वह फिर से ज़मीन पर गिर गया। उसकी हालत और ख़राब हो गई क्योंकि उसने दवाई लेकर अपनी प्राकृतिक टाइम को दबा दिया था, क्योंकि वह अभी भी कोई उपपत्नी नहीं रखना चाहता। उसके 2 बड़े भाई हैं, हाइक्वान और हानवल, जो पहली बार सेक्स करना पड़ा तब वो 16 वर्ष के करीब थे और दरबारी महिला ने उनकी मदद की थी, लेकिन सिजोई एक विशेष कारण से ये नहीं चाहता था। वेनिंग ये सोच ही रहा था कि वो सिजोई की मदद करे या न करे, तभी एक तेज शहद कॉर्मेल जैसी मादक फेरोमोन उसके नाक में आई। वो भ्रमित हो गया, लेकिन फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उसने एहसास किया कि ये ओमेगा के फेरोमोन हैं और वे सिजोई की तरफ से आ रहे हैं। वहीं सिजोई दर्द में करा उठा और वो रोने लगा और उसने कहा, नहीं नहीं, आज नहीं, आज मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं एक ओमेगा हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वेनिंग की आंखें ब्लू हो गईं और उसने कहा, मेट। वेनिंग अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसने पूरे 30 साल तक अपना वर्जिन जीवन बिताया है और अचानक साथी पाना उसके लिए एक गर्मी और वार्मनेस, एक खुशी की लहर की तरह था। उन्हें चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि जिस राजकुमार को वह अल्फा के रूप में जानता था वह एक ओमेगा निकला। उसका ओमेगा वेनिंग किसी वोल्फ के रूप में पेड़ से नीचे आया। वेनिंग अपने वोल्फ रूप में आकर सिजोई की ओर चला। वहीं सिजोई वोल्फ को देखता है और उसकी आंखें भी हल्की आसमानी नीले रंग में बदल गईं और उसे एहसास हुआ कि उसके सामने जो वोल्फ है वो वास्तव में उसका साथी है। और उसने उसकी ओर आंखों में देखते हुए कहा, मेट। वेनिंग अपने वोल्फ फॉर्म में सिजोई के पास गया और वो सिजोई के बगल में बैठ गया और सिजोई उससे चिपक गया। सिजोई ने राहत की सांस ली और उसने उसे अपने गले से लगा लिया। सिजोई ने वेनिंग की ओर देखते हुए कहा, थैंक्स आज यहाँ पर होने के लिए। वेनिंग ने सिजोई को शांत करने के लिए अपने कामिंग फेरोमोन्स रिलीज किए। वहीं सिजोई धीरे धीरे अपने अल्फा के फेरोमोन्स को स्मेल करते हुए सो गया। सिजोई अपने अल्फा के फेरोमोन के कारण पूरी तरह से नींद में था। वेनिंग अपने मानव रूप में बदल गया और सिजोई को लेकर
उसके चेहरे को घूंघट से ढकने से पहले वहाँ से चल दिया। वेनिंग ने एक भयभीत करने वाले फेरोमोन के कारण सिजोई के ओमेगा फेरोमोन को प्रकट नहीं हो रहे थे। गार्ड और सिजोई के बॉडीगार्ड या अंगरक्षक ने उसे देखा और वेनिंग ने कहा कि वह पिछले दरवाजे का गार्ड है और उसने सिजोई को वहाँ बीमार देखा, इसलिए वह उसे यहाँ लेकर आया है। गार्ड भी सिजोई की हालत देखकर विश्वास कर गया। वेनिंग ने सिजोई को उन गार्ड्स को सौंप दिया क्योंकि सिजोई अभी भी सो रहा था। वहीं वेनिंग का वोल्फ गुस्से में गुर्राया, डोंट। वहीं वेनिंग ने भी उसे माइंड हिंग करते हुए कहा, चिल्लाओ नहीं। वहीं वेनिंग का वोल्फ वेनिंग के ऊपर गुस्सा हो रहा था। वेनिंग ने उसे कहा, शट अप। वहीं वेनिंग सिजोई के इनोसेंट फेस को देखते हुए अपने आप में कहा, आप सच में बहुत झूठे हैं प्रिंस। उसने स्माइल के साथ वहाँ से जाते हुए अपने मन में पूछा, मुझे पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा जब आप जागेंगे। वहीं शाम के समय जैस्मिन पवेलियन में पूरा दिन वांग जी विंग के साथ था। वह विंग को गले लगाए हुए एक आलसी की तरह पूरा दिन बिस्तर पर लेटा रहा। शाम हो चुकी थी और वांग जी अभी भी वहीं था। वांग जी विंग की गोद में लेटे अपने जीवन का सबसे अच्छा आनंद ले रहा था, जबकि विंग उसके लंबे रेशमी काले बालों को सहलाते हुए मन मन मुस्कुरा रहा था। और फिर उनके प्रेमपूर्ण क्षण को परेशान करने के लिए खलनायक आता है। खैर, इस मामले में हमारी धूप है। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। विंग ने वांग जी के बालों को सहलाते हुए कहा, अब आपको उठकर बैठ जाना चाहिए किंग। वांग जी ने चिढ़कर कहा, कम इन। जंगचा ने कमरे में प्रवेश किया और तुरंत नीचे देखा कि वांग जी विंग की गोद में लेटा हुआ था और उसके पेट से चिपका हुआ था। विंग ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वांग जी ने उसे खड़े होने ही नहीं दिया और उसकी कमर को कस के गले लगा लिया। वहीं जंगशा ने जैसे ही कहा, महाराज आपको चाहिए, पर वांग जी ने बीच में ही टोका, मैं नहीं जानता। जंगशा फिर बोला, किंग आपके पास। वांग जी ने फिर से कहा, मैं नहीं चाहता। जंगशा ने कहा, किंग, पर वांग जी ने फिर से उसे टोक दिया और कहा, मैं नहीं जानता। वहीं चिंग अपने मन में बोला, यू बिच, मुझे मेरी बात पूरी तो करने दो। विंग ने वांग जी के बालों को सहलाते हुए कहा, किंग, अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो मुझे यकीन है आप कुछ दिनों तक मुझसे नहीं मिल पाएंगे। वहीं विंग की बात सुनते ही वांग जी तुरंत खड़ा हो गया और चिंग ने इस बात पर ध्यान दिया और उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अब मुझे पता है आपसे मुझे अपना काम कैसे करवाना है। वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, विंग, मैं जा रहा हूँ, टेक केयर। विंग ने भी स्माइल के साथ कहा, यू टू। पर वांग जी ने फिर से अपना पपी फेस बनाते हुए कहा, मैं सच में जा रहा हूँ। विंग ने नोट किया, पर वांग जी एक स्टेप आगे लिया, देन फिर पीछे मुड़कर बोला, मैं अभी जा रहा हूँ। विंग ने स्माइल के साथ नोट किया। वांग जी ने फिर से पपी ऐस दिखाते हुए कहा, मैं सचमुच में जा रहा हूँ विंग। विंग ने नोट किया। वही चिंग उसे अपना मुंह बनाकर देख रहा था। वहीं वांग जी ने फिर से और ज़्यादा पपी साइज बनाते हुए कहा, मैं सचमुच जा रहा हूँ इस वक्त। विंग ने हंसते हुए नोट किया। वहीं वांग जी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ। वहीं जंगशा अपने अंदर से चिल्ला रहा था, क्या ये लवशिक एम्परर यहाँ से जाएगा या मैं इसे किक करके ले जाऊँ। विंग ने वहीं हंसते हुए कहा, श्योर। वहीं वांग जी जैसे ही अपना अगला स्टेप लेता, वो फिर पीछे देखता और कहता, मैं सच में जा रहा हूँ, और फिर एक कदम आगे बढ़ाता। और विंग ने मुस्कुराना ही बंद कर दिया। वो इस एम्परर की हरकतें देख रहा था जो सचमुच बच्चों की तरह थी। विंग खड़ा हुआ और एम्परर की तरह गया। वहीं वांग जी ने अपने मन में सोचा, वाह, ये मुझे रोकेगा। वांग जी पीछे ही देख रहा था और कहा, विंग। पर विंग ने तभी वांग जी को कमरे के बाहर धक्का दिया और वांग जी सीधा चिंग के ऊपर जाकर गिरा। पर वांग जी ने तुरंत कफ करते हुए अपने पोस्चर को कंप्लीट किया। वही जंगशा जो अपनी हंसी को रोक रहा था। वहीं विंग ने वांग जी के पास सामने वो किया और दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब जल्दी जाओ यहाँ से। वांग जी ने
अपनी पपी आई जंगसा को दिखाते हुए कहा, चिंग। चिंग ने स्ट्रिक्टली कहा, किंग चलिए, हमारे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। वहीं वांगजी ने पाउट करते हुए कहा, मुझे कोई नहीं समझ रहा। वहीं डेजी पवेलियन में सिजोई ने अपनी आंखें खोली और माथे को रगड़ते हुए बिस्तर पर बैठ गया। उसके सिर में दर्द हो रहा था, उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। यह उस दवा का साइड इफ़ेक्ट था जो वह अपने फेरोमोन और गर्मी को नियंत्रित करने के लिए लेता था। लेकिन क्योंकि यह उसकी पहली हीट थी, वह इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली थी। सिजोई अपने स्टडी कक्ष की मेज़ की ओर चला और एक गिलास पानी लिया, उसे पीकर मेज़ पर रखा और कुर्सी पर बैठ गया। वो सोच रहा था, क्या किसी को पता चला कि वह एक ओमेगा है? लेकिन फिर क्या वह इतने सालों तक रॉयल्स को धोखा देने के लिए पहले से ही जेल में नहीं होता? लेकिन फिर सिजोई की आंखें अपने मेट के बारे में याद करके चौंक गईं। उसने अपने साथी के वोल्फ को देखा और अनजाने में ही उसके होठों पर ही मुस्कान उभर आई और तुरंत ही अपनी मूर्खतापूर्ण हरकत को देखकर उसके होश आ गया। उसने अपने माथे को रगड़ते हुए कहा, अब वह बास्टर्ड कौन था? फिर उसने कहा, लेकिन जो कोई भी है, यह है कि तुम्हारी मौत निकट है। उसने डेविलिश स्माइल के साथ कहा। सिजोई अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने से पहले 2 बार नहीं सोचेगा। वह उस व्यक्ति को मार देगा और महंगे प्याले में उसका खून पी जाएगा। सिजोई ऐसा ही है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं कि उससे अपने साथी मिलेगा या नहीं, लेकिन उसकी दुनिया तो निश्चित रूप से परवाह होगी। इस बड़ी धरती पर अपनी किस्मत वाले मेट को पाना असंभव सा है, लेकिन लोग शादी करके अपनी पत्नी को अपना ओमेगा मानते हैं और भेड़िए मतलब वोल्फ खुद को स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने मेट को पाना मून गॉडेस के आशीर्वाद की तरह है। सिजोई की वोल्फ ने सिजोई को डांटते हुए कहा, तुम्हारा यह लालच और महत्वाकांक्षा एक दिन तुम्हें मार डालेगी। सिजोई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं शक्ति और रत्नों के साथ मरूंगा। सिजोई के वोल्फ ने उससे कोल्ड टोन में कहा, सिजोई, तुम हमारे साथी हमारे मेट को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। सिजोई ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तो क्या करोगे तुम? सिजोई के वोल्फ ने धमकी भरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम जानते हो कि बिना वोल्फ के ओमेगा को कोई भी स्वीकार नहीं करता। सिजोई ने अपनी मुट्ठियां भींची, क्योंकि वह जानता है उसका वोल्फ जो कह रहा है वो सही है। इधर जिंगशी में वांगजी और चिंग उसके स्टडी कक्ष में दाखिल हुए और अचानक वहां बैठे हुए व्यक्ति को देखकर दोनों चौंक गए। वांगजी अपनी सीट पर बैठ गया और वह देखकर भौचौका रह गया कि वेनिंग उसके सामने सिर नहीं झुकाया, ना ही उससे कोई नजरें मिलाई। और जब वांगजी और जंगशा दोनों को यकीन हो गया कि वेनिंग के साथ कुछ गड़बड़ है, यह विदेशी मुर्गी तब तक नहीं आती जब तक उसके पास कोई काम ना हो या कुछ कहने के लिए। जंगशा वेनिंग की ओर चला और उसके पैरों पर अपने पैर से मारा और वेनिंग ने कुछ नहीं कहा। और अब दोनों को यकीन हो गया कि निश्चित रूप से कुछ तो गड़बड़ है। वांगजी ने कोल्ड टोन में पूछा, क्या हुआ है वेनिंग? वेनिंग ने अपना सर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। जंगशा ने कहा, चलो भी। उसने वेनिंग के ऊपर पेंग करते हुए कहा, हम तुम्हें तब से जानते हैं जब तुम रात को बिस्तर गीला कर देते थे। वेनिंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जंगशा, यह मजाक का टाइम नहीं है। वांगजी चौंक गया और उसने अपने मन में कहा, यह हमेशा की तरह झगड़ा नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। उसने वेनिंग की ओर देखते हुए कहा, चलो भी वेनिंग, अब मुझे बताओ क्या गलत है। वहीं जंगशा ने कहा, मुझे यकीन है यह हमारा विदेशी चिकन नहीं है, यह कोई धोखेबाज है। वेनिंग ने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैं अपने मेट से मिला। वहीं जंगशा चौंक गया और उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या? पर वांगजी ने हंसते हुए कहा, यह तो अच्छी खबर है, तो फिर तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे मेट से दूर रहने का आदेश दूंगा। ये तो मून गॉडेस की ब्लेसिंग है। वांगजी ने वेनिंग की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें इस पूर्णकालिक कर्तव्य कैसे मुक्त कर दूंगा? वेनिंग ने वांगजी की ओर देखा और कहा, लेकिन वह मुझसे 14 साल छोटा है। वहीं जंगशा से ब्लिंक ब्लिंक कर रहा था।
पर वांगजी ने वेनिंग की ओर देखते हुए कहा, विंग भी मुझसे 11 साल छोटा है। पर वेनिंग ने फिर कहा, लेकिन वो कोई ऐसा है जिसे मैं उसके पहले महीने से जानता हूँ, जब वो सिर्फ 1 मंथ का था। वांगजी ने उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन वो तुम्हारा मेट है। वहीं वेनिंग रोटू समूह बनाते हुए कहा, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। जंक्षा ने उसकी ओर देखा और कहा, डोंट वरी, हम ये घोषित कर देंगे कि तुम जिंदा हो, मरे नहीं हो। वहीं वेनिंग ने जंक्षा की ओर देखते हुए कहा, प्रॉब्लम उसका पिता है, ये नहीं। वहीं वांगजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तो तुम चाहते हो मैं उसके पिता को मार दूं? वहीं जंक्षा ने अपने मन में सोचा, बस यही एक चीज़ है जिसमें तुम अच्छे हो। वहीं वांगजी ने भी कहा, मैं सिर्फ इसी चीज़ में अच्छा हूँ। वहीं वेनिंग उसकी ओर वाइड आइज से देख रहा था और उसने खड़े होते हुए कहा, इसे छोड़ दो। उसने वो किया और वैनिश हो गया। वहीं जंक्षा ने कहा, पुअर हिम, मुझे शौक हो रहा है कि इसने अपने मेट को पाया। वांगजी ने नोट किया और कहा, जंक्षा, मुझे अच्छी फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? जंक्षा ने पूछा, पर क्यों? पर तभी वांगजी ने कहा, तुमने सुना उसने कहा कि वो उसे इसके जन्म से जानता है। फिर उसने कहा, इसका मतलब ये हुआ ना कि उसका मेट, इसका अंकल, फादर, मतलब मैं हो सकता हूँ ना कि मैं उसका अंकल हूँ या फादर हूँ। जंक्षा ने अपना मुंह बनाया। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।